मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, दृष्टि कोचिंग की तरफ से निकाला गया उत्तर प्रदेश पीसीएस का टेस्ट सीरीज 2023 के लिए इसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ये जो टेस्ट आप देख रहे हैं ये टेस्ट नंबर 8 है, जो कि लेटेस्ट टेस्ट है। इसको इस समय कंप्लीट किया जा रहा है। बाकी जो टेस्ट नंबर 1 से लेकर 7 तक होंगे उनको भी कंप्लीट किया जाएगा। आपको तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना चाहिए अगर आप चाहते हैं इस पूरी टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करना। ठीक है, सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका 31 नंबर का, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस क्षेत्र से अलग होकर या फिर पृथक होकर फिरोजाबाद जिले की स्थापना की गई थी, मथुरा, मैनपुरी या फिर आगरा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि आगरा से अलग होकर जो फिरोजाबाद जिला था इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है थ्योरी पार्ट में। अगर हम बात करते हैं किसकी, फिरोजाबाद की, तो 1989 में ये जो था वो आगरा जिले से अलग करके बनाया गया था। दूसरी बात, इसके अगर पूर्व की बात करें मतलब इसके ईस्ट में तो मैनपुरी और इटावा है, उत्तर की बात करें तो एटा है, दक्षिण और पश्चिम की बात करें तो उसमें क्या है आपका आगरा। अगर इसका कभी आपसे पूछ लिया जाए कि प्राचीन नाम क्या था तो वो क्या था आपका चंद्रवार नगर, ये इसका प्राचीन नाम था। अब जो इसका नाम चेंज करा गया तो कब चेंज करा गया और किसके द्वारा चेंज किया गया ये भी पता होना ज़रूरी है। 1566 में 1566 में फिरोज शाह नाम का एक मनसबदार था, ठीक है, उसके द्वारा अकबर के शासनकाल में फिरोज़ाबाद इसका नाम रखा गया। मतलब पहले चंद्रवार नगर था, फिर चेंज किया गया 1566 में फिरोज शाह जो एक मनसबदार था उसके द्वारा, और उस समय अकबर का शासनकाल चल रहा था। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करें जो इम्पॉर्टेंट है कि फिरोज़ाबाद जो शहर है इसको क्या बोला जाता है, ग्लास सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, इसको आप याद रखें और आई होप कि आपको पहले से पता भी होगा। 1802 में हम बात करें तो जनरल लेक और जनरल वेलेजली, इनके कुशल नेतृत्व में अंग्रेजों ने फिरोज़ाबाद पर अधिकार किया था। ये सारी बातें हैं जो आपको फिरोज़ाबाद के बारे में याद रखनी चाहिए। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। 1989 में आगरा से इसको अलग किया गया था। पूर्व में मैनपुरी और इटावा है और उत्तर में एटा है, दक्षिण और पश्चिम में आगरा है। पहले इसका जो नाम था प्राचीन काल में वो था आपका चंद्रवार नगर। 1566 में फिरोज शाह एक मनसबदार था जो कि अकबर के शासनकाल में था, तो उसी ड्यूरेशन में इसको जो है फिरोज़ाबाद नाम दिया गया। पहले चंद्रवार नगर था और 1566 में इसका नाम चेंज करके फिरोज़ाबाद किया गया। 1802 में जनरल लेक और जनरल वेलेजली इन्होंने फिरोज़ाबाद पर अधिकार कर लिया, मतलब अंग्रेजों का आधिपत्य इस पर हो गया। इसके बाद इसको जो है ग्लास सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, चूड़ियों का शहर, ये मशहूर है, ठीक है। तो ये सारी बात है इसके बारे में। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम ये विकसित किया गया है किसके द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा इसको विकसित किया गया है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम को। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। पहली चीज़ आपको यही याद रखनी है कि इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम इसको किसके द्वारा विकसित करा गया है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, यह सूखे पौधों का एक डेटाबेस है जो संग्रह की अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि सूखे पौधों का एक डेटाबेस है, ठीक है। इसके बाद आगे इसमें देखते हैं तो पोर्टल का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ये है कि इंटरनेट जो उपयोग करता है, चाहे वो इंडिया के हो या फिर दूसरी कंट्रीज़ के, उनको वनस्पति विविधता के बारे में जानकारी देना एक नमूने के रूप में ये काम करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के डिजिटल हर्बेरियम की, तो इसमें 4 कैटेगरी हैं। अब ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं इनको और आप याद रखिएगा, इतना भर ही इसके अंदर सफिशिएंट रहेगा। पहली कैटेगरी है क्रिप्टोगैम प्रकार के नमूने, दूसरी है सामान्य क्रिप्टोगैम्स नमूने, तीसरी है फेनोरोगैम प्रकार के नमूने और चौथी है सामान्य फेनोरोगम्स नमूने। ये आपको 4 कैटेगरी इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में समाचारों में रही भाषणी ये एग्जैक्टली क्या है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नेतृत्व वाला एक भाषा अनुवाद मंच है, ये उच्च शिक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मंच है, या फिर ये रक्षा संस्थान द्वारा हाल ही में विकसित किया गया रडार आधारित तकनीक है, या फिर अंग्रेजी ई पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद के लिए योजना है। तो सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता
बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच है। अब इसको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत ईजिली आप इसको पकड़ पाएंगे कि कौन सा यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। सो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो भाषिणी, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके नाम से ही निकाल सकते हो। ये तो हो गई आपका भाषा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो ये IN है ये जो रेफर कर रहा है आपको इंटरफेस को, ठीक है, इंटरफेस। और वहीं अगर आई की बात करें तो आई रेफर कर रहा है किसको, इंडिया को, ठीक है। तो भाषा इंटरफेस इंडिया, इस तरीके से ये जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। इतना अगर आपको याद रहा तो फिर बात ठीक है, ठीक है, यानी कि भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। बस यहाँ पर IN का मतलब क्या है, इंटरफेस है, और आई का सिंपल मतलब क्या है, इंडिया है। अब आइए इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है उसको समझ लीजिए। पहली चीज़ तो आपको इसका फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसने डिजिटल इंडिया भाषिणी भारत के लिए भाषा इंटरफेस हेतु रणनीति को आकार देने के उद्देश्य से शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के साथ मिलकर एक विचार मंथन सत्र का आयोजन करा। तो किसने करा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। वैसे एग्जामिनेशन में ये पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी आपने एक बार देख लिया, दैट इज सफिशिएंट। अब डिजिटल इंडिया भाषिणी भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच है, यानी कि मेनली बात क्या है कि दुनिया की किसी भी भाषा की कोई लैंग्वेज, मतलब किसी भी भाषा की कोई बुक है, कोई पाठ्य सामग्री है, उसको भारतीय अपनी भाषा में पढ़ पाएँ, इसके लिए ये सारी मशक्कत करी गई है, ठीक है। बस इतना ही आपको भाषिणी के बारे में याद। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्सपेट इनसाइडर 2022 सर्वे में प्रवासियों के मामले में निम्नलिखित में से किस देश को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, ताइवान, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, मैक्सिको। ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा जाने इससे पहले यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रवासी होता कौन है। तो प्रवासी के लिए दो तरीके की कैटेगरी है। एक वो लोग प्रवासी होते हैं जो अस्थायी तौर पर किसी दूसरे देश में किसी भी कारण से वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं या फिर वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। दूसरे वो लोग प्रवासी होते हैं जो कि दूसरे देश में पहुँच गए हैं और वहीं की नागरिकता ले रही है और हिंदुस्तान की नागरिकता उन्होंने छोड़ दी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मतलब हिंदुस्तान के टर्म्स में ही मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गई प्रवासी की डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अब ये जो एक्सपेट इनसाइडर 2022 सर्वेक्षण है इसमें क्या बताया गया है, इसमें मेनली आपको याद रखना है कि इसमें शीर्ष पर कौन सी कंट्री रही, वो है मैक्सिको। सबसे आखिरी पायदान पर कौन सी रही, कुवैत। ये दो बातें आपको इसके बारे में सिर्फ याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नौसैनिक जहाजों को सेवा मुक्त कर दिया गया। सो इसमें एक तो है आपका INS निशंक और दूसरा है आपका INS अक्षय, यानी कि ऑप्शन 1, 2, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर होगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप देख लीजिए एक बार। अब यहाँ पर हम बात करें INS निशंक और अक्षय की, तो ये 32 साल तक नौसेना में रहे, इन्होंने सेवा करी। अब इनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो आपको बेसिकली याद रखना है इनके बारे में, वो क्या याद रखना है उसको समझिए। देखिए INS निशंक और अक्षय की अगर हम बात करते हैं तो इनका निर्माण कहाँ पर हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो निर्माण जो आज की डेट में जॉर्जिया है उसके पोर्टी शिपयार्ड इसमें इसका निर्माण किया गया था। 32 साल तक इन्होंने सेवाएं करी, दोनों ये जो जहाज थे, ठीक है। कारगिल युद्ध के दौरान जो ऑपरेशन तलवार हुआ था इसको आपको याद रखना है कि ये ऑपरेशन कौन से मतलब किस ड्यूरेशन में हुआ था। तो कारगिल युद्ध के दौरान ये एक ऑपरेशन तलवार हुआ था, इसमें इन्होंने सेवाएं दी। इसके अलावा 2001 में जो संसद में हमला हुआ था और उसके परिणामस्वरूप एक ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया गया था, उसमें भी इन्होंने मतलब सेवाएं दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन कौन से उसमें इन्होंने सेवाएं दी, आपसे सिंपली क्वेश्चन ये आएगा कि ऑपरेशन तलवार का संबंध निम्न में से किससे है, तो आपको याद रखना है कारगिल युद्ध से। इसी तरीके से ऑपरेशन पराक्रम के बारे में पूछा जा सकता है कि किससे उसका रिलेशन है, तो आपको याद रखना है कि 2001 में संसद में जो हमला हुआ था उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद आगे हम बात करें तो ये आपको और याद रखना है कि वीर श्रेणी मिसाइल कॉर्वेट किलर्स में से चौथी INS निशंक को युद्ध कलाकृति के रूप में संरक्षित किया जाएगा। बस इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला है यहाँ पर कि यह लवणीय
जल के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। मुझे लगता है कि आपको पता होगा, ये बात सही है। दूसरा, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये चीज़ यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद भीतरकनिका किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों का भी आवास है, दिस इज करेक्ट। इसके बाद ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा होगा जिसमें 1 और 3 सिर्फ ये हों, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो आंसर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, ठीक है। 1 और 3 ये यहाँ पर सही है। सो यहाँ पर हम बात करें भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, उड़ीसा में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है ये, ना कि चौथा। इसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स का पानी रहता है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ब्रह्माणी, वैतरणी, धामरा और पतासाला, ये वो नदियाँ हैं जिनका पानी जो है वो यहाँ पर रहता है, यानी कि ये पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न रहता है इन नदियों के पानी से। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रहनी चाहिए। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता है, इसकी वजह से यहाँ पर जो लवणता है वो ज़्यादा है, और ये जो है जो मगरमच्छ हैं खारे पानी के, वो यहाँ पर प्रजनन करते हैं, उनके लिए एक बढ़िया एक जगह है, प्रजनन स्थल है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गहिरमाथा समुद्री तट जो पूर्व में अभयारण्य की सीमा बनाता है, ओलिव रिडले समुद्री कछुओं, उनका सबसे बड़ा ये कैसा है, आवास है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा सूरजपुर क्रीक के पास में जो बगहा गहना है, जो एक हेरोनेरी या फिर जलीय पक्षियों का प्रजनन स्थल है, ये भी। यहाँ पर आगे हम बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर हज़ारों पक्षी नेस्टिंग के लिए सकरी जो खाड़ी है उसमें कॉलोनी बनाते हैं, और संसर्ग से पहले हवाई कलाबाजी का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हैं। भीतरकनिका किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों का भी अधिवास है, यहाँ पर ये भी पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई। अब ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ दिया है, क्या कुछ आपको याद रखना चाहिए, इसको समझ लीजिए। पहली चीज़ तो ये कि ये रिपोर्ट द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ इसके द्वारा पब्लिश की गई, प्रकाशित की गई, ठीक है। बेसिक चीज़ ये है जो आपको याद रखना चाहिए। अब इसमें वायु प्रदूषण से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर दी रखी हैं कि जो आंकड़े हैं कि 2015 में जो अध्ययन करा गया उसके अनुसार वायु प्रदूषण के कारण तकरीबन 67.7 लाख मौतें हुई हैं। अब ये डेटा एज इट इज़ याद रखना ना तो पॉसिबल है, ना ही कभी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा सकता है वो आपको याद रखना है कि भारत में वायु प्रदूषण से जनित 16.7 लाख मौतों में अधिकांश जो है 9.8 लाख मौतें PM 2.5 प्रदूषण के कारण हुई हैं। आपसे एग्जामिनेशन में 2 स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाएगा। पहले में यही पूछेंगे कि ये रिपोर्ट पब्लिश किसके द्वारा करी गई, दूसरे में आपसे ये पूछेंगे कि इस रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किसकी वजह से सर्वाधिक मौतें हुई हैं। या तो आपको यहाँ पर PM 2.5 दे रखा होगा या फिर PM 10 दे रखा होगा, इस तरीके से कुछ दिया होगा, तब आपसे पूछेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है आपको कि वायु प्रदूषण की वजह से सर्वाधिक मौतें दर्ज करी गई हैं, वो PM 2.5 प्रदूषण की वजह से हैं, ठीक है। इतना भर इसमें आप याद रखिए। बाकी जो गंगा और सिंधु का पूरा मैदान है वो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित है। जैसे ही आपके दिमाग में कोई कहेगा ना कि गंगा के मैदानी इलाके, तो आपके दिमाग में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ ये सारे इलाके घूमने लगेंगे। सर्वाधिक प्रदूषित कौन सी है, आपकी दिल्ली है, ठीक है। तो इसमें कुछ याद रखने का मुझे नहीं लगता है, ये तो ऑलरेडी मतलब किसी ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी उससे आप पूछ लोगे भैया सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ पर है, हर कोई यही बोलेगा कि भैया दिल्ली में है, ठीक है। सो बस ये इतना भर है जो आपको इसके अंदर याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने उप सहारा अफ्रीका और मध्य अमेरिका में मिट्टी के पोषक तत्वों को डिजिटल रूप से मैप करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की। अब ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये खाद्य और कृषि संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। तो यहाँ पर देखें कि ये जो परियोजना है जिसको FAO के द्वारा शुरू किया गया, तो क्या कुछ है इसके बारे में। सो बेसिकली आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो परियोजना है कहाँ पर शुरू करी गई, उप सहारा क्षेत्र यानी कि सब सहारन अफ्रीका SSA और मध्य अमेरिका
में स्टार्ट करी गई। दूसरी बात, मिट्टी के पोषक तत्वों को डिजिटल रूप से मैप करने के लिए इस परियोजना को लॉन्च किया गया। दो चीज़ें आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो लक्ष्य है इस पूरी परियोजना का वो है सभी के लिए खाद्य सुरक्षा। ये 3 चीज़ें हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। अब अगर यहाँ पर हम बात करें मृदा मानचित्रण की या फिर सॉइल मैपिंग की, तो इसके लिए अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपको 2 या 3 स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृदा मानचित्रण क्या है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। अब एग्जैक्टली क्या है कि मिट्टी के प्राकृतिक निकायों को चित्रित करने, वर्गीकृत, मिट्टी को मानचित्र इकाइयों में वर्गीकृत करने और मानचित्र पर मिट्टी के स्थानिक वितरण की व्याख्या एवं चित्रण के लिए मिट्टी की विशेषता की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है मृदा मानचित्रण। इसको आपको यहाँ पर याद रखना रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम FAO की बात करें तो FAO में 195 सदस्य हैं और 194 देशों और यूरोपीय संघ इसके साथ में, मतलब टोटल कितना 195, और दुनिया भर के 130 से ज़्यादा देश हैं जो इसके साथ काम करते हैं। ठीक है, या फिर ये उनके साथ काम करता है। ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि FAO इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, ये जो इसका हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है और इस टाइम पर इसके चीफ कौन है। ये 2 पॉइंट हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन का मानव निर्मित संस्करण है, यानी कि लैब में इसको डेवलप किया गया है। अब ये कार्टिकोस्टेरॉइड है, ये प्रोजेस्टेरोन है, ये एस्ट्रोजन है, या फिर ये आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड। इसको जो है लैब में तैयार करा गया है और ये जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होते हैं, ठीक है, उसी का ये लैब का संस्करण है। अब यहाँ पर हम बात करें उपापचय स्टेरॉइड या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड की। ठीक है, तो ये मूल रूप से क्या है, जो पुरुष हार्मोन होते हैं, मेल्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, इसके लैब निर्मित संस्करण हैं और मांसपेशियों के द्रव्यमान को प्राकृतिक हार्मोन की भांति बढ़ाते हैं, यानी कि जो मसल्स होते हैं उसके मांस को ये इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऐसे लोग हैं जो दुबले पतलों हैं उनके पास भी उनके लिए भी ये चीज़ इस्तेमाल करी जा सकती है ताकि उनमें मोटापा लाया जा सके। ठीक है, मतलब इसके उससे ही आप सारी बातें समझ सकते हैं। बॉडी बिल्डर्स होंगे वो इसका यूज़ करेंगे क्योंकि उनको मसल बनानी है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि मतलब इसके देने से होता क्या है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये हार्मोन जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो मेल्स की जो स्पेशलिटी है, जैसे दाढ़ी निकलना, बाल आना, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। बस यही सारी बात है जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। और एनीमिया के इलाज में भी इसका यूज़ किया जाता है, ये चीज़ यहाँ पर और याद रखिएगा। एक तो हो गया कि मांसपेशियों का निर्माण करने के लिए इसका यूज़ करेंगे, और दूसरा एनीमिया के इलाज में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर हम आ गए आज के आखिरी क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है आपका कि कान्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में स्थित है। अब ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सो अगर आपको ये पता है कि कान्हेरी गुफाएं की लोकेशन क्या है, कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, तो उसके बाद आप इसको सीधे से निकाल पाएंगे कि क्या इसका सही आंसर होगा। अब देखिए ये महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास में। इतना अगर आपको पता है तो आप ये बांदीपुर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कौन से स्टेट में है, ये कर्नाटक में। पेंच आप नहीं लगाएंगे, ना ही आप लगाएंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, सो एक ही बचेगा आपके पास संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर अगर आपको सीधे पता है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में है तब भी आप इसी को चूज करेंगे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर बी। इसके बाद आगे हम बात करें कान्हेरी की जो गुफाएं हैं कहाँ पर हैं, मुंबई में। अभी हमने इसके बारे में बात करी थी। संजय गांधी जो नेशनल पार्क है उसके अंदर ये स्थित है। ये जो नाम है कान्हेरी, ये कहाँ से लिया गया है, प्राकृत में एक शब्द था कान्हागिरी, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, अब इसका विवरण कहाँ पर मिलता है, जो विशिष्टिपुत्र पुलुमावी थे, जो सातवाहन शासक थे, तो उनके नासिक शिलालेख में भी इसके बारे में मतलब चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, फाहियान की, तो फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में भी इस गुफाओं के बारे में बताया है। और 399 से लेकर 411 ईस्वी के बीच में फाहियान हिंदुस्तान आया था। ठीक है, अब किसके टाइम पीरियड में आया था, कौन उस समय शासक था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, और जल्द ही हम पूरे टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। पॉसिबिलिटी ये है कि आज और मैक्सिमम कल ये पूरा आपका
टेस्ट कवर हो जाएगा। इसके बाद हम टेस्ट नंबर 7 पे चलेंगे। जैसे ही टेस्ट नंबर 9 या फिर टेस्ट नंबर 10 आता है उसको भी हम यहाँ पर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। सो आप लोगों को करना ये है कि साथ में बने रहना है, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखना है, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उससे तुरंत जुड़ जाइए। वहाँ पर करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है टेलीग्राम पर, उसको आप ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।